फ्रेंड्स, वेलकम टू द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस। आज है दोस्तों ट्यूसडे 7 जनवरी 2025। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे जो भी फ्रंट न्यूज़ है आज अगर आपको मैं बताऊं तो यहाँ पे नक्सलाइट से लेकर के फ्रंट न्यूज़ पे ये आर्टिकल्स आए हैं। उस चीज़ों को कवर करा जाए तो पूरी बैकग्राउंड डिटेलिंग बनती है जो आपकी नक्सलिज्म की पूरी डिटेलिंग इम्पॉर्टेंट हो जाती है। किस पर्सपेक्टिव से? तो एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से नक्सलिज्म की पूरी डिटेलिंग हो जाती है। तो इसका तो आपको चिंता जैसा करना ही नहीं है। मैं पहले ही हर बार बताता हूँ, इसका कोई भी चीज़ें आपको छूटेंगी नहीं, वो चीज़ें तो मैं बता दूंगा। यहाँ पे अगर इस आर्टिकल को देखेंगे तो यहाँ पे क्या चीज़ें निकल के आ रही हैं। बीजापुर छत्तीसगढ़ का एक जगह है, ठीक है। वहां पर बीजापुर जो जिला है वहां पे मॉइस्ट अटैक हुआ है या फिर नक्सलिज्म वाली अटैक हुआ है, जिसके कारण 8 सोल्जर की जान गई है और एक सिविलियन जो ड्राइवर था उसकी मृत्यु हुई है। यहाँ पे यही चीजें यहाँ पे दी। तो जो एंटी मॉइस्ट ऑपरेशन चलाया जा रहा है 2026 तक भारत भूखंड को नक्सलिज्म से मुक्त करने का टारगेट आपके होम मिनिस्टर साहब रखे हुए हैं और कहते हैं 2026 के बाद ये चीजें फ्री हो जाएंगी, यानी भारत नक्सलिज्म से मुक्ति हो जाएगा। लेकिन अबुझमाद फॉरेस्ट एरिया जो छत्तीसगढ़ की एरिया है, दंतेवाड़ा एरिया, इन इलाकों पे हमेशा ब्लास्ट होती रहती है और हमेशा कुछ न कुछ इंसिडेंट और एक्सीडेंट होते रहते हैं। यही ये चीजें निकल के आ रही हैं। साइड में थोड़ा छोटा सा न्यूज है, काफी इसको अगर बात करें तो ये जो न्यूज है निकल के आ रहा है, ये सोचने योग्य बातें हैं कि डेमोक्रेसी में इस प्रकार का एक्टिविटी अगर हो रहा है तो भारत की डेमोक्रेसी की क्वालिटी क्या है, ठीक है ना। ये प्रश्न अपने आप में उठा रहा है और बहुत बड़ा प्रश्न उठा रहा है कि जिस जर्नलिस्ट को कैसे यहाँ पे टारगेट किया गया और उसकी डेथ हो गई और इतना ब्रूटल तरीके से उसकी डेथ हुई है, जो सोचने योग्य बात है। बात कही जा रही है दोस्तों बस्तर की, ठीक है, छत्तीसगढ़ में। शायद एक ही परिवार की कहानी है ये, शायद, ठीक है, क्योंकि जो कास्ट है काफी हद तक यहाँ पे मिल रहा है। तो जर्नलिस्ट मुकेश चंद्राकर हैं और ये कॉन्ट्रैक्टर थे सुरेश चंद्राकर। ये कुछ रिपोर्टिंग करते हैं क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट इनको मिलता है सड़क बनाने का, और सड़क बनाने पे ये कुछ पैसे घपले कर जाते हैं करप्शन में, और उसकी वजह से ये रिपोर्ट कर देते हैं। ये एक फ्रीलांसर रिपोर्टिंग थी, ये भी चीजें हैं। एनडीटीवी की भी काम करते थे, फ्रीलांसर यूट्यूबर भी थे। तो इन्होंने जब रिपोर्ट किया तो इनको क्या किया गया, इनको मार करके सेप्टिक टैंक में डाल दिया गया, जिसके कारण इनकी बॉडी कुछ दिन के बाद वहां से पुलिस रिकवर करी है और ये चीजें काफी न्यूज में हाईलाइट हुई हैं। यही सब प्रश्न आज के समय में खड़ा हो रहा है, जो इस समय जर्नलिस्ट को या तो जेल में जाना पड़ रहा है, या तो जान से हाथ धोना पड़ रहा है, या फिर बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करने तो इन्हीं सब चीज को लेकर के यहाँ पे पूरी की पूरी ये छोटी सी जो आर्टिकल निकली है वही सारी चीजें निकल के आ रही हैं। अब हम सीधे चलेंगे नक्सलिज्म पे, उसकी ओरिजिन पे, कहानी पे, बैकग्राउंड पे, पूरी चीजें सही तरीके से देखी जाएगी। तो सबसे पहले नक्सलिज्म के ओरिजिन की कहानी को देखेंगे तो यहाँ पे आता है ऑल इंडिया कोऑर्डिनेशन कमेटी। ये कम्युनिस्ट रिवोल्यूशनरी AICCR ये क्रिएट किया जाता है सीताराय चौधरी 1967 में। आ रहा है समझ में? तो बंगाल के रीजन में ये क्रिएट करती हैं। दूसरा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट और लेनिनिस्ट इस विचारधारा से प्रेरित होकर के ये चीजें बनती है। CPIML ये क्रिएट किया जाता है सन्याल के द्वारा 1969 कोलकाता में एक मीटिंग के द्वारा। अब ये जो गुट आपको बता रहे हैं, इन दो गुटों की एक अपनी अलग डिफरेंट राय रहती है। किस चीज से अलग? तो भारत की जो रूलिंग पार्टी थी गवर्नमेंट, उससे अलग रहती, क्योंकि इनकी विचारधारा एक प्रकार से कम्युनिस्ट वाली विचारधारा रहती है, इसीलिए यहाँ पे पार्टी भी कम्युनिस्ट है। 1967 में एक फैक्शन, छोटा सा टकराव होता है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट लेड बाय चारू मजूमदार
और एक और इम्पोर्टेंट कानू सन्याल, ये संथाल वाले एरिया जो सिल्लीगुड़ी ग्रुप है, यानी कोलकाता का ही बात चल रहा है उसी रीजन में। तो चारू मजुमदार का रोल काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या मांगते थे? तो ये लोग कह रहे थे कि प्रोट्रैक्टेड पीपल वार इन इंडिया सिमिलर टू चाइनीज कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन। अब यहां पर बात समझिएगा कि क्या है। जो चारू मजुमदार थे उनका एक विशेष डिमांड था वहां की रूलिंग गवर्नमेंट से, जो बंगाल की है। ठीक उसी प्रकार से जो सेंट्रल में यूनियन गवर्नमेंट है उससे भी। तो चारू मजुमदार यहाँ पे ये अपनी डिमांड रख रहे थे, जो चीजों का यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट ये दोनों इन्हीं के खिलाफ हो जाते हैं। जिसके कारण क्या हो रहा है, चारू मजुमदार पत्र लिख रहे हैं, 8 डॉक्यूमेंट यानी एक प्रकार से कोड ऑफ कंडक्ट अपने लिए बना लेते हैं, जिनको आज हम नक्सलिज्म कहते हैं। ठीक है, इन्हीं लोगों के लिए 8 डॉक्यूमेंट्स बनता है, जो एक प्रकार से नींव रखता है। ये ओरिजिन आपको अभी बता रहा हूं दोस्तों, घबराइएगा मत। एक ओरिजिन हो रही है, फाउंडेशन हो जाती है नक्सलाइट मूवमेंट की, यानी यही चीज, इसी डॉक्यूमेंट को आपको फॉलो करना है। और चारू मजुमदार जैसे व्यक्ति ने, ये बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे, चारू मजुमदार जैसे व्यक्ति ने 8 डॉक्यूमेंट लिखते हैं और यहाँ पे नक्सलाइट मूवमेंट की शुरुआत हो जाती है। क्यों? क्योंकि पहले ही बताया गवर्नमेंट उनकी बात सुनती नहीं है। फिर आते हैं मार्केट में CPIML, तो मार्क्सिस्ट और लेनिनिस्ट। ये पीपल वार, कॉमनली जिसे कहा जाता है पीपल वार ग्रुप, फाउंडेड बाय कोंडापल्ली। तो ये अभी नॉर्थ या फिर नॉर्थ ईस्ट कह लीजिए, बंगाल को मैं ऐसे ही कंसीडर कर रहा हूं। इस समय से लेकर के आपका साउथ इंडिया में अब इसका प्रवेश हो रहा है। किस सन में? 1980, सीतारमैया 22 अप्रैल, इस रीजन में इन लोगों का आगमन हो जाता है। अब आगे देखिए क्या हो रहा है। मार्च 67 की बात करें तो यहाँ पे पीजान जो वर्कर है, इनकी लैंड को सीज कर दिया जाता है यहाँ पे। और जो जोतेदार हैं, जो वहां पे कार्य करते हैं, और जो लैंड लॉर्ड्स हैं, जो जमींदार हैं, इनके बीच में और पीजान के बीच में काफी सुना कही होती है, जिसके कारण ये इशू होती है। 1967 की हम बात करें इसी की, तो यहाँ पे सिलीगुड़ी किसान सभा बनती है, एक संथाल प्रेसिडेंट भी बनती है और डिक्लेयर किया जाता है कि किस प्रकार से मूवमेंट को चलाना है। ये सन्याल जो थे, इसी सन्याल की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे आगे चलती है चीजें और स्ट्रगल होती है किस प्रकार से जो लैंड लेस लोग हैं उनको भी लैंड लेने का अधिकार हो और उनका एक्सप्लॉयटेशन न हो। इसी के कारण तो यहाँ पे नक्सल वाली चीजें निकल के आ रही थी। अब नक्सल वाली चीजें निकल के आने का कई सारे कारण है। सबसे पहले कि जो फॉरेस्ट हैं, फॉरेस्ट के जो राइट्स हैं उनको मिल नहीं पा रहे थे। फॉरेस्ट के जो रिसोर्स हैं उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। फॉरेस्ट में मिनरल है उसका एक्सप्लॉयटेशन कर रही थी। तो अंग्रेजों के समय से लेकर के, जमींदारों के समय से लेकर के, फिर गवर्नमेंट जो बनाई उसकी समय से लेकर के ये चीज़ें चली आ रही थी। तो इनका एक्सप्लॉयटेशन बहुत लंबे समय से हुआ। इसीलिए ये लोगों ने पार्टी भी बनाई, मूवमेंट भी किया, रिवोल्यूशनरी ग्रुप भी बनाए। इस प्रकार से आंदोलन अपने ही देश के अंदर, अपने देश के सरकार के खिलाफ इन्होंने चीजें शुरू कर दी। तो इनकी यही डिमांड है, हमारे रिसोर्स का एक्सप्लॉयटेशन ना करो, हमारे लैंड को छीनो मत, क्योंकि इनको, इनके रिसोर्स को, इनके लैंड को जो हम लोग एक्सप्लॉयट किए हैं और एक्सप्लॉयट करके इनके लैंड को ऑक्युपाई किए हैं वो हमें देना पड़ेगा। तो कई सारे जगहों पे जो स्टेट के कोने कोने में ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उस समय, 80s की बात कर रहे हैं, 77 की बात कर रहा हूं मैं। तो ये शुरुआत करते हैं अपनी मूवमेंट की स्ट्रगल नक्सलबारी से। इसीलिए नक्सलिज्म वाली चीजें निकल के आ रही हैं जो वेस्ट बंगाल में ये है। तो नक्सलवारी से ये चीजें होती हैं, नक्सलिज्म चीजें आ जाती हैं और नक्सलवाली एक जगह वेस्ट बंगाल में, वहीं से ये अपना स्ट्रगल, लड़ाई शुरू करते हैं। तो फार्मर, पीजेंट बोल लीजिए, ये अपने शेयर क्रॉप और ट्राइबल ग्रुप बैकग्राउंड, ये सब चीजों को जोड़ करके इस चीज के लिए लड़ते हैं। कोर्ट तक भी बातें चलती हैं, टीनेंसी लॉज भी बनते हैं, किस प्रकार से लैंडलॉर्ड एक्सप्लॉयटेशन करते हैं तो उन पे अटैक भी ये लोग करते हैं। तो ये चीजें निकल करके भारत में आती हैं। अब यहाँ पे आपको दिखाएंगे कि भारत में किन किन राज्यों में इनकी
जो स्थिति है वो कहाँ-कहाँ कैसी है, नक्सलिज्म किस प्रकार से है। तो जो आपको रेड कॉरिडोर दिख रहा है, ये पूरी नक्सलाइट एरिया है। समझिएगा कैसे इसका उस ओरिजिन हुआ, कैसे किस समय में एक्सपेंशन हुआ, ओरिजिन प्लस एक्सपेंशन प्लस डिमिनिशन। अब यहां तक आप बढ़िएगा जब, ये आज का कुछ एरिया है। तो 2007 से लेकर के ये 2007 है, ये 2013 है, ये 2018 है। कुछ नया एरिया अगर बनेगा, अभी आंकड़ा यही सब है, ठीक है। तो ये देखिए कैसे हम अपने ही लोगों के खिलाफ, एक तरफ ये लोग हैं, एक तरफ गवर्नमेंट है, अपने ही लोगों के खिलाफ हम दोनों लोग बंदूक निकाल करके खड़े हैं और एक दूसरे की जान ले रहे हैं। तो भारत विकास कैसे करेगा? यहाँ पे सोल्यूशन क्या निकल के आएगा? इतना तो इजी सोल्यूशन है नहीं, लेकिन फिर भी सोल्यूशन क्या निकल के आएगा? सबसे पहले इनकी क्या डिमांड है वो सुननी चाहिए। दूसरी, नक्सलाइट पीपुल को भी अपनी डिमांड लीगली रखने का प्रयास करना चाहिए। अपना ग्रुप बनाइए, पार्टी बनाइए और पार्लियामेंट तक पहुंचिए, जैसा कि CPI-ML लोग किए हैं, ठीक है। ये लोग भी पहले यही इसी प्रकार से थे, लेकिन बाद में पार्टी बना करके पार्लियामेंट तक आज पहुंच गए। आज के देश में, आज के अगर समय में देखा जाए तो इनकी जो एरिया है वो घट करके कितनी कम हो रही है देखिए। तो अभी जो है ये छत्तीसगढ़ वाला एरिया, झारखंड का कुछ पार्ट यही एरिया पर सिमट गया है और कहा जा रहा है कि 2026 तक अमित शाह जी ऐसा बयान दिए हैं कि इसको सीमित करके रख दिया जाएगा, यानी खत्म कर दिया जाएगा। इसको खत्म करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन ग्रीन हंट 2010 में चलाया गया। ग्रे हाउंड एक प्रकार से पुलिस फोर्स का नाम था ये ग्रे हाउंड, और ये क्रिएट किया गया था KS व्यास के द्वारा 1989 में ही। तो इन्हीं को टारगेट करने के लिए, जो कि अपने ही इंडिजिनस पीपुल हैं, ठीक है, इंडिजिनस पीपुल है, इन्हीं को टारगेट करने के लिए ये चीजें थी। समझ में आ रहा है? जिसके कारण आज के समय में इस प्रकार की कॉन्फ्लिक्ट होना कोई आश्चर्यजनक बात बिल्कुल भी नहीं है। तो ये एक प्रकार से आप उनको टारगेट करेंगे और वो बैठे हैं आपको टारगेट करने के लिए। तो यहाँ पे सही मायने में बैठ के कुछ मुद्दों पे, कुछ चीजों पे डिस्कशन होनी चाहिए और वहाँ के लोगों का इंटेलिजेंस होना चाहिए। वहाँ की पुलिस हो, वहाँ के लोकल पीपुल हो, वहाँ के लोकल लीडर हो, समझ गए, तो बात बनेगी। आप सेंटर से बैठ के यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते, समझ गए। तो ये चीजों का इतना डीप में इंटेलिजेंस होगा तब हम यहाँ पे कुछ कर पाएंगे। तो आशा करते हैं जो भी एक्सप्लेन किया नक्सलाइट को लेकर के दोस्तों, वो आपको समझ में आया होगा। तो यही चीजें थी जो मुझे आपको बतानी थी। आगे बढ़ते हैं। HMPV वायरस, नेक्स्ट आर्टिकल HMPV है, जैसा कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और न्यूज़ में ये चल रहा है काफ़ी दिनों से, और इसकी बैकग्राउंड डिटेलिंग भी मैं आपको दे चुका हूँ। लेकिन फिर भी जो न्यूज़ है उसको मैं बताऊंगा ही, क्योंकि ये चीज़ें तो इंपॉर्टेंट हो जाती हैं और रिवीजन भी साथ ही साथ हो ही जाता है। एक चीज़ मैं आपसे यहाँ पे बोलना चाहूँगा, जो भी मैं यहाँ पे चीज़ें बताता हूँ, अगर आप, वैसे तो ये वीडियो 40 से लेकर के 50 और 55 मिनट तक का हो जाता है, कभी कभी 1 घंटे भी हो जाते हैं। मैं मानता हूं अगर 50 मिनट का मेरा वीडियो है, उसको आप अगर एक अपना नोटबुक पे, ठीक है, नोट लिख लेते हैं इस वीडियो की, तो वो रिवीजन में सोचिए कितने हद तक कार्य करेगा, क्योंकि यहाँ पे सारी चीजें कवर हो जाती हैं। आपका एडिटोरियल में क्या क्या इंपॉर्टेंट तथ्य है तुरंत आप वहां से स्क्वीज करके निकाल सकते हैं, ठीक है, जब तक मैं बता रहा हूं। प्लस करेंट अफेयर, प्लस बैकग्राउंड डिटेलिंग, मेंस की तैयारी के लिए बैकग्राउंड डिटेलिंग कितनी अच्छे से है। अभी जो मैं नक्सलाइट की पूरी डिटेलिंग दिया हूँ, वो मेंस पर्सपेक्टिव से कितना इंपॉर्टेंट है आप समझ सकते हैं। इसीलिए आप से मेरा यहाँ पे विनम्र निवेदन है कि आप इसको कैसे इस्तेमाल करें, एक नोट बना लिया करें। जब भी वीडियो देखें तो पेन और कॉपी लेकर के बैठें और इसका नोट बना लेंगे, तो वो मेरे लिए नहीं दोस्तों, वो आपके लिए ही फायदा होगा। जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे, ठीक है, आपका एग्जाम क्रैक नहीं होगा। ये मंत्र याद कर लीजिए। जितना ज्यादा रिवीजन पे, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे रिवीजन पे, उतना ही ज्यादा आप सफल होंगे। तो ये इसकी कुंजी है, की ऑफ सक्सेस है, ठीक है। तो ये चीजें मुझे बतानी थी, इसलिए मेरा आपसे ही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप भले ये पूरी 1 घंटे की वीडियो को आप 1 पन्ने या फिर 2 पन्ने में ही सिमट कर लें,
ठीक है, भले ही तो, लेकिन ये आपके रिवीजन के लिए, रिकॉल के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो चलिए, ये तो चीज मुझे बतानी थी। एचएमपीवी की पूरी डिटेलिंग आपको दिया ही हूं कई बार। ये ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस है, रिसेंटली चाइना के युहान शहर से फिर से स्प्रेड हुआ है। इंडियन मिनिस्ट्री इस पे अटेंशन दिखा रही है, कैसे इसको ट्रैक करना है इंडिया में अगर इस प्रकार की केसेस निकल के आते हैं। हालांकि कोई बहुत चिंताजनक बातें नहीं है, लेकिन फिर भी कोविड-19 से पहले ही हम लोग बहुत ज़्यादा अटेंटिव नहीं थे, तो इसको लेकर के अटेंटिव दिखा रहे हैं। देखते हैं कैसे हम इन चीज़ों को टैकल करते हैं। जैसा कि एचएमपीवी की अगर बात करें तो वायरस की कोई बाउंड्री नहीं है आज के समय में। कोविड-19 कहाँ पे फैला? तो एक्चुअली कोविड-19 सार्स कॉव, ये जो वायरस है, ठीक है, सार्स कॉव 1, ये 2001 के समय में ही थी, लेकिन सार्स कॉव 2 ये आपका 2019 में आया वुहान सिटी में, ठीक है। तो इस प्रकार की चीजें आती हैं, इसकी कोई बाउंड्री नहीं है। ये कितना तीव्र गति से फैलता है वायरस, वो हम सभी लोगों ने 2019 में अच्छे से देखा। दूसरा जो साइड में छोटा सा न्यूज निकल के आ रहा है, भोपाल गैस ट्रेजेडी 2 से 3 दिसंबर रात को 1984 में फैला, जिसके कारण कई सारे लोगों की डेथ हो गई। इसकी डिस्पोजल मैकेनिज्म को लेकर के, वेस्ट डिस्पोजल मैकेनिज्म को लेकर के एमपी गवर्नमेंट काफी अटेंटिव हो गई है, लेकिन सही मायने में कार्य नहीं हो पा रहा है। तो यही चीजें हैं जो यहाँ पे दी गई हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्या बातें निकल के आ रही हैं, काफी दुख वाली न्यूज है दोस्तों। जो हम लोग ठंडी में हीटिंग अप्लायंसेस लगाते हैं, उसी पे ये आर्टिकल है। आपके जम्मू कश्मीर में ये लोग रूम पैक था दोस्तों, वेंटिलेशन प्रॉपर था नहीं, और यहाँ पे हीटिंग अप्लायंसेस लगाए थे ठंडी में, क्योंकि रिसेंटली कई बार हैवी वहाँ पे क्या हुआ है, फ्रॉस्ट हुआ है, वहाँ पे बर्फ गिरे हैं, जिसके कारण ठंडी बढ़ गई है रिसेंटली, और यहाँ पे हीटिंग अप्लायंसेस यूज होना बढ़ गए। तो ये एक ही रूम में कई सारे लोग, 4-5 लोग थे, 5 लोगों की सफोकेशन से मृत्यु हो गई है। तो यही कारण बताया गया है हीटिंग अप्लायंसेस का, ब्लोअर का, ठीक है, रॉड लाइट का, इसका इस्तेमाल ज़्यादा हुआ, जिसके कारण इनकी मृत्यु हुई है। अब इन्वेस्टिगेशन होगी, देखते हैं क्या इस पे निकल के आती है। क्या पता इस पे एडिटोरियल भी शायद आए, कह नहीं सकते, शायद इस पे एडिटोरियल आए। मुझे नहीं लगता कि आएगा, लेकिन शायद। तो ये थी न्यूज जो आपके निकल के आ रही है जम्मू कश्मीर के। तो ये पहला इंसिडेंट नहीं है, ये इंसिडेंट और भी हो गए। तो यहाँ पे 2022 में भी इस प्रकार का कृत्य हुआ था, 2 लोगों की कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में मृत्यु हुई थी। उसके बाद भी एमएलए और ये लोग कह रहे हैं कि इस पे कुछ कार्य किया। तो इन चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा, किस हिसाब से हीटिंग अप्लायंसेस का उपयोग हो रहा है, और एक प्रकार से अटेंशन भी काफ़ी रखने की ज़रूरत है। यहाँ पे यही एमएलए कह रहे हैं कि हम लोग सब्सिडी करें कि किस प्रकार से कार्बन मोनोऑक्साइड रूम में बढ़ जाती है अगर हीटिंग अप्लायंसेस यूज हम करते हैं, जिसके कारण ये हमारे ब्लड में ऑक्सीजन की कमी को कम कर देते हैं, ठीक है, और कम कर देते हैं ब्लड में ऑक्सीजन। तो जो कैरिंग कैपेसिटी होती है, कैरिंग कैपेसिटी ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन ब्लड में जो कैरिंग कैपेसिटी होती है ऑक्सीजन की, वो कम हो जाती है, जिसके कारण सफोकेशन होने लगती है और नींद में ही लोग ऊपर चले जाते हैं। वही कारण यहाँ पे हुई है। आगे यहाँ पे देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट छोटा सा न्यूज है। वेम्बनाथ लेक कहाँ पे है? केरला में है, और ये मछली मार रहे हैं साहब, ठीक है। तो ये क्या कह रहे हैं यहाँ पे, आर्टिकल क्यों आया है, यहाँ पे ये पिक्चर क्यों लिया गया है? तो जो भी हम लोग स्लटर हाउस हैं, जो भी बैल गोरू जो भी हैं, यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि इनकी और पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, इनका कारण से यहाँ पे चोकिंग ऑफ द लेक हो रहा है। यानी जो लेक हो रहे हैं वो एल्गल ब्लूम हो रही है, यहाँ पे एल्गी बढ़ रहे हैं। दूसरी बात क्लाइमेट चेंज की वजह से। तीसरी स्लटर हाउस क्या होते हैं? जो गाय भैंस इन जानवरों को काटा जाता है, उसे स्लटर हाउस कहते हैं। आप जाकर के चेक करिएगा, इलीगल तो बहुत ज्यादा स्लटर हाउस भारत में है, लेकिन लीगल लगभग 110 प्लस है स्लटर हाउस, जहां पे गाय भैंस इनकी कटाई होती है, ठीक है। अब ये मेरे लिए तो इम्पोर्टेंट नहीं है कि मछली कौन मार रहा है, मेरे लिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों ये वेम्बनाथ लेक। इसकी बैकग्राउंड डिटेलिंग देखिए, काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। वेम्बनाथ लेक की अगर बात करें तो इसे वेम्बनाथ कयाल भी बोलते हैं, कयाल याद रखिएगा, ये केरला में ये चीजें। और लार्जेस्ट लेक है केरला की, लॉन्गेस्ट लेक है इंडिया की,
ये दोनों चीजें याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चंस आए हुए हैं। वन ऑफ द लार्जेस्ट रामसार वेटलैंड है इंडिया की, जो इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस रखता है अपने आप में। लेक की बात करें तो सेवरल डिस्ट्रिक्ट कवर करता है केरला की, जैसे अलापुजा डिस्ट्रिक्ट, कोट्टयम, एर्नाकुलम, ये तीनों डिस्ट्रिक्ट को कवर करता है। सोचिए कितनी बड़ी लेक होगी। की फीचर क्या है वेमनाथ लेक की? तो जियोग्राफिकल एक्सटेंट 96 किलोमीटर के आसपास फैली हुई है मालाबार कोस्ट पे, पैरेलल टू मालाबार कोस्ट। इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस भी है, जिसे रामसार साइट दिया गया है। वैरायटी ऑफ फ्लोरा प्लस फौना दोनों पाए जाते हैं। माइग्रेटरी ऑफ द बर्ड होती है। टूरिज्म के लिए सेंटर भी एक प्रकार से है केरला में। और हाउस बोट, जैसे यहाँ पे कश्मीर में हाउस बोट होती हैं, वैसे यहाँ पे भी होते हैं। नेहरू ट्रॉफी बोट रेस गेम भी होता है। तो एनुअली ये चीजें होती हैं। पुन्नू मादा लेक और वेम्बनाड लेक पे, ये अलापुजा में होता है। तो नेहरू जी इसकी शुरुआत किए थे। इट इज वन ऑफ केरला मोस्ट फेमस कॉम्पिटिटिव स्नेक बोट रेस। जब भी इसकी बोट रेस होती है तो पिक्चर द हिंदू जरूर से निकालता है फोटो के साथ, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। लोकल कम्युनिटी की इंटेलिजेंस होती है, ठीक है, क्योंकि ये लेक सपोर्ट करती है क्या? लिवलीहुड, उनकी जीविका को। कंजर्वेशन चैलेंजेस, जहाँ पॉल्यूशन फैला रहे हैं हम लोग। एग्रीकल्चरल रन अप, जो भी फर्टिलाइजर डाल रहे हैं वो बह के लेक में आ जा रही है, जिसके कारण क्या हो रहा है? एल्गल ब्लूम हो जा रही है। टूरिज्म बढ़ रहा है, अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, इकोलॉजिकल बैलेंसेस ये कहीं ना कहीं थ्रेट हो रहे हैं इस चीज को। तो ये सब चीजें निकल के आ रही हैं। तो सारे की सारी चीजें निकल के यहाँ पे आई हैं वेम्बनाड डिटेलिंग की। अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पे, तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इस एडिटोरियल को हम लोग डिटेलिंग में देखेंगे, ठीक है, घबराइएगा मत। उसकी पूरी बैकग्राउंड डिटेलिंग दूंगा। सबसे पहले छोटा सा जो आर्टिकल है इसको बढ़ा चढ़ा के बोला गया है। इसकी पूरी कहानी और मर्म को आपको कंसाइज वे में मैं सुनाने जा रहा हूं। बात है दोस्तों तमिलनाडु की। तमिलनाडु के गवर्नर कौन है? तो यहाँ पे आर्यन रवि साहब गवर्नर है। आर्यन रवि साहब। यहाँ पे क्या हुआ, जब भी असेंबली की शुरुआत होती है फर्स्ट सेशन की, तो सेशन के शुरुआत से पहले, स्टार्ट से पहले यहाँ पे स्पीच होता है गवर्नर का, और एंड होने के बाद भी स्पीच होता है गवर्नर का। तो दोनों समय में गवर्नर का, और इस स्पीच से पहले होती है नेशनल एंथम, और खत्म होने के बाद होती है नेशनल एंथम। तो यही शुरुआत से पहले, शुरू करने से पहले सेशन में नेशनल एंथम यहाँ पे नहीं हुआ। तो इसीलिए कह रहे हैं ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया गया है। ये इंसल्ट है नेशनल एंथम का, देश का यहाँ पे इंसल्ट है। कौन कह रहे हैं? आर्यन रवि साहब। अब आप जान ही रहे हैं तमिलनाडु की लेजिस्लेटिव असेंबली और यहाँ पे गवर्नर आर्यन रवि हैं जो, उनका रोल तो कहीं ना कहीं एक प्रकार से बैलेंस बनाना पड़ता है। किसको? ये गवर्नर को ही बैलेंस बनाना पड़ता है, जो कि बहुत बड़ा प्रश्न उठ रहा है। तो यही इश्यू, पूरी चीजें निकल के आ रही हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे पॉलिटिसाइजेशंस का असर निकल के आ रहा है। अब देखिए, आप पॉलिटिकली मोटिवेटेड एक्शन अगर लेंगे तो इस प्रकार की चीजें चल रही हैं। असेंबली प्लस जो गवर्नर है, इनके बीच में बनी नहीं रही है। ठीक इसी प्रकार से बात आती है दिल्ली की, बात आती है आपके एलजी की, लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली में होते हैं। तो इन दोनों में भी नहीं बन पाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ की जो अपॉइंटमेंट एलजी की होती है वो सेंटर कर रही है, तो इनको रिपोर्ट करना रहता है सेंटर, और सेंटर अपना पॉलिटिसाइज्ड गेम हमेशा यहाँ पे खेलती है। तो ये आज से प्रॉब्लम नहीं है, ये जब भारत पैदा हुआ तब से ये प्रॉब्लम निकल के आ रही है। जब यूपीए की सरकार थी तो गवर्नर अपने अपने स्टेट में बदल दिए जाते हैं, अपने अपने प्रकार के गवर्नर, और जब बीजेपी रूल में आई तो उनके गवर्नर को बदल दी। ये फाइट बहुत लंबे समय से चल रही है। इसी प्रॉब्लम को यहाँ पे बताया गया। तो ये कोई एक स्टेट का भी प्रॉब्लम नहीं है। आरिफ मोहम्मद खान, नए नए अपॉइंटमेंट हुआ है कई लोगों का। अभी रिसेंटली 5 गवर्नर बदले गए हैं। मणिपुर, मिजोरम, यहाँ पे केरला, बिहार, इन लोगों की अपॉइंटमेंट हुई है। तो इन चीज़ों पे गवर्नर बदलते रह रहे हैं। तो ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड एक्शन नहीं होना चाहिए अगर कॉन्स्टिट्यूशंस को हम फॉलो कर रहे हैं। तो
इस प्रकार से जो ये डिले कर देते हैं बिल्स, ये कह देंगे कि भैया आपकी बिल रिकंसिडरेशन के लिए गई है, चाहे कंसिडरेशन के लिए दी गई है फिर रिकंसिडरेशन के लिए गई है, तो ये बिल को डिले करते जाते हैं जिसके कारण इशू निकल के आती है, पास ही नहीं होती, कोई एक्ट ही नहीं बन पाता, कोई बिल लॉ ही नहीं बन पा रहा है। तो ये स्टेट को और डिले हो रहा है उनके चीज़ों को करने में। समझ में आ रहा है? तो ये लगातार इस प्रकार के डिफरेंसेस, इस प्रकार के क्वेश्चन, इस प्रकार के प्रॉब्लम स्टेट और गवर्नर के बीच में निकल के आ रही है। वही आर्टिकल यहाँ पे है, यही है आर्यन रवि, तमिलनाडु के सीएम स्टालिन साहब, इस प्रकार का चीज निकल के आ रहा है नेशनल एंथम कंट्रोवर्सी पे, यही सारी चीजें निकल के आ रही हैं। अब थोड़ा यहाँ पे चीजों को समझा जाएगा। यहाँ पे क्या चीजें निकल के आ रही हैं? ईच हाउस फॉलो इट्स ओन कन्वेंशन, अपना उनका रूल सेट ऑफ रूल्स है। नागालैंड जो है एक ऐसा उदाहरण के तौर पे, तो नेशनल एंथम यहाँ पे प्ले ही नहीं किया जा रहा है सेवरल डिकेड से। तो नागालैंड की कहानी अलग है यहाँ पे। तमिलनाडु में इस प्रकार की चीजें होती हैं जो यहाँ पर अभी नहीं हुई, तो यही चीजों पे क्वेश्चन निकल के आ रहा है। तो यही सारी चीजें यहाँ पे बोली गई है कि कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, उनकी प्रोसेस को यहाँ पे फॉलो करना है। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म? ये क्वेश्चन मेंस में पूछा गया है। ठीक है, तो दो तीन शब्दों में, दो तीन लाइन में भी लिख सकते हैं आप, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है, जाकर चेकआउट करिएगा, काफी चीजें सीखने को मिलेंगी। अब हम लोग यहाँ पे बैकग्राउंड डिटेलिंग देखेंगे, पावर एंड फंक्शन ऑफ गवर्नर। आर्टिकल 153 की अगर बात करें, 153 से लेकर के 167 पार्ट 6 जो डील करता है स्टेट के एग्जीक्यूटिव से, जिसमें गवर्नर आते हैं, सीएम आते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और एडवोकेट जनरल आते हैं। गवर्नर के पास 4 पावर दी गई है, एक एग्जीक्यूटिव, दूसरा लेजिस्लेटिव, तीसरा फिनेंशियल और जुडिशियल भी पावर इनके पास रहती है। मिलिट्री पावर इनके पास नहीं होती है, वो प्रेसिडेंट के पास होती है। एग्जीक्यूटिव पावर की हम जब बात करते हैं, ये पूरा कहानी मैं गवर्नर का इसी स्लाइड में खत्म कर दूंगा क्योंकि क्वेश्चंस यहीं से बनते हैं, तो थोड़ा धैर्य रख करके ही सुनिएगा, तभी वो चीजें समझ में आएंगी। और जो लोग शॉर्ट्स खोज रहे हैं ना कि शॉर्ट्स में समझा दीजिए, तो वो इस वीडियो को ना देखें। यहाँ पे हम लोग फोकस करेंगे एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ स्टेट्स, जो कि फॉर्मली गवर्नर के नाम पे लिया जाता है। जैसे फॉर्मली भारत में प्रेसिडेंट के नाम पे कार्यरत करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर मोदी, उसी प्रकार से गवर्नर के नाम पे स्टेट करती है। ठीक है, यहीं पे रूल्स और कन्वेनिएंट और ट्रांजैक्शन बिजनेस होती है स्टेट गवर्नमेंट की। एलोकेशन एमंग मिनिस्टर, जो भी चीजें होती हैं ये करी जाती हैं इन्हीं के द्वारा। यही अपॉइंट करते हैं चीफ मिनिस्टर और अदर मिनिस्टर को। ठीक है, ये होल्ड करते हैं ऑफिस प्लेजर ड्यूरिंग हिज प्लेजर और एडवोकेट जनरल आल्सो। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। अपॉइंट करते हैं गवर्नर किसको? स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को। लेकिन इनको रिमूव कौन करता है? ये रिमूव किए जाते हैं जज ऑफ हाई कोर्ट के द्वारा। अपॉइंट किया जाता है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन चेयरमैन और मेंबर को, लेकिन रिमूव किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। तो ये दोनों में इंपॉर्टेंट है, ये चीजें समझिएगा। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट होती है लेकिन जज की तरह रिमूवल होगी, और एसपीएससी मेंबर और चेयरमैन की यहाँ पे अपॉइंटमेंट होती है लेकिन रिमूव किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। ये कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं जो भी इनको जरूरत पड़े एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के, लेजिस्लेशन को लेकर के चीफ मिनिस्टर से। ये सुझाव भी दे सकते हैं, इम्पोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी लगा दो भैया तुरंत, तो स्टेट प्रेसिडेंट को तो ये सुझाव देंगे और ये जैसे बोलेंगे लग जाएगी। तो गवर्नर के पास एक्सटेंसिव पावर होती है इस समय अगर लग जाती है तो। ये एक्ट्स करते हैं चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी जो स्टेट के होते हैं, क्योंकि ये अपॉइंट करते हैं वाइस चांसलर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। गवर्नर के पास 4 जो पावर हैं वो तो हैं, तो यहाँ पे लेजिस्लेटिव पावर को अब देख लिया जाए। यही है जो पहले समन करते हैं क्या? प्रोरोगेटिव स्टेट लेजिस्लेचर, और यही डिजॉल्व करते हैं असेंबली को भी। तो प्रोरोगेटिव भी होता है और डिजॉल्व भी होता है, दोनों चीजें ये करते हैं, तो ये कर सकते हैं। ठीक है, इनके पास पावर होती है। दूसरा, एड्रेस करते हैं स्टेट लेजिस्लेचर,
इन कमेंस ऑफ ईच सेशन। जब भी हर सेशन शुरू होती है, बजट सेशन, विंटर सेशन, मानसून सेशन, जो आपका सेंटर में होता है, इस प्रकार से कोई भी चीजें होती हैं, उसी प्रकार से यहाँ पे स्टेट वाले में भी चीजें होती हैं। ये जब स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर की पोस्ट वैकेंट होती है तो वो अपॉइंट कर सकते हैं कोई भी मेंबर आपके असेंबली को। ठीक उसी प्रकार से अगर खाली है तो यहाँ पे ये जो स्पीकर करते हैं कार्य, वहां पे ये भी कार्य कर सकते हैं। अगर बात करी जाए स्टेट असेंबली की, समझ गए? तो ये किसका काम है? यहाँ पे काम है आपके गवर्नर का। सेम फॉर द काउंसिल इफ एग्जिस्ट इन द स्टेट। अगर किसी भी स्टेट, अच्छा कितने स्टेट में काउंसिल और असेंबली दोनों है, ये कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखिएगा। तो ये नॉमिनेट करते हैं गवर्नर 1/6 मेंबर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसी लोगों में से जो स्पेशल नॉलेज रखते हो, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रखते हो। किसमें? ये भी क्वेश्चन पूछा है, लिटरेचर, साइंस, आर्ट, कोऑपरेटिव मूवमेंट और सोशल सर्विस। नॉमिनेट किया जाता है 1 एंग्लो इंडियन मेंबर इन असेंबली। डिसाइड करती है क्वेश्चन ऑफ डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर इन कंसल्टेशन विद स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। अब यहाँ पे अगर देखेंगे आप तो ये नो नॉमिनेशन की हम बात कर रहे हैं, एंग्लो इंडियन, ये अमेंडमेंट करके हटा गई है। लोकसभा प्लस स्टेट असेंबली में एंग्लो इंडियंस को अब चीजें नहीं होती। तो 2022 में ये चीजें शायद हट गई हैं। तो ये चीजें डिसाइड कर रही हैं क्या कि जो भी डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर, अभी आपको बताया कि स्टेट इलेक्शन कमीशन के कंसल्टेशन से चीजें होंगी। रिगार्डिंग बिल, इनकी एसेंट हो सकती है, विथ होल्ड कर सकते हैं बिल, रिटर्न ऑफ द मनी बिल भी कर सकते हैं, प्रोमलगेट कर सकते हैं। तो ये एसेंट, विथ होल्ड, रिटर्न, इन बिलों को इनके पास पावर होती है, कर सकते हैं। लेकिन मनी बिल होगी तो ये लोग रिटर्न नहीं कर सकते। ये चीजें याद रखिएगा, ठीक है? और ये बिल को रिजर्व भी करते हैं प्रेसिडेंट के रिकंसिडरेशन के लिए। प्रोमलगेट कर सकते हैं ऑर्डिनेंस अगर लेजिस्लेचर सेशन में नहीं है। तो ये चीजें याद रखिएगा। बट मस्ट बी अप्रूव बाय द लेजिस्लेचर विद इन 6 वीक्स के अंदर अप्रूव भी होना चाहिए। यही रिपोर्ट भी ले करते हैं स्टेट फाइनेंस कमीशन और एसपीएससी कैग का जो भी ले रिपोर्ट, इनका रिपोर्ट स्टेट फाइनेंस कमीशन, एसपीएससी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और सीएजी का रिपोर्ट यही लोग डालते हैं। नेक्स्ट जुडिशियल पावर है, तो ये पार्डन ग्रांट कर सकते हैं, रिप्राइव कर सकते हैं, रेस्पाइट, रेमिशन, इन सब चीज़ों को जो सस्पेंड कर सकते हैं, रेमिट कर सकते हैं, कम्यूट कर सकते हैं। इन चीज़ों की पावर होती है किसके पास? गवर्नर के पास। लेकिन वो डेथ सेंटेंस नहीं पार्डन कर सकता, ये चीजें याद रखिएगा। पार्डनिंग पावर है, लेकिन अगर डेथ सेंटेंस दे दी गई उसमें पार्डनिंग पावर खत्म हो जाती है, ठीक है? तो इसीलिए पार्डनिंग पावर है इनकी। कोई इश्यू हो गया, चलिए माफी दे दिया आपको, लेकिन अगर डेथ का सेंटेंस आपको मिला है तब पार्डनिंग पावर नहीं है। समझ गए? ये कंसल्ट करते हैं प्रेसिडेंट से, जो भी जज हैं उनकी अपॉइंटमेंट होती है हाई कोर्ट में, तो ये भी चीजें हैं। ये ही मेक्स अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग, प्रमोशन, डिस्ट्रिक्ट जज के लिए भी कंसल्टेशन होती है स्टेट हाई कोर्ट्स के, तो इनका भी रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है। ही ऑल्सो अपॉइंट पर्सन टू द जुडिशियल सर्विस ऑफ द स्टेट अदर देन डिस्ट्रिक्ट जजेस। तो ये चीजें अपॉइंटमेंट होती है। फिनेंशियल की पावर करें तो ये बजट बोली जाती है। इवन फिनेंशियल स्टेटमेंट को ही बजट बोली गई है। मनी बिल नीड हिज प्रायर रिकमेंडेशन, बिना पहले ही इनके मंजूरी के पास ही नहीं होगा। ये डिमांड फॉर ग्रांट कैन बी मेड एक्सेप्ट ऑन हिज रिकमेंडेशन। यही कॉन्स्टिट्यूट करते हैं फाइनेंस कमीशन एवरी 5 ईयर्स। ये रिव्यू करने के लिए फिनेंशियल पोजीशन कैसा है पंचायत म्युनिसिपैलिटी की। तो ये थी पूरी डिटेलिंग दोस्तों, जो डिटेलिंग को लेकर के कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जिसके कारण इनके पास पावर है बिल को पेंडिंग में डालने के लिए, बार बार रिकंसिडरेशन करने के लिए, डिले कर देने के लिए। समझ गए? जिसके कारण ये चीजें पेंडिंग है। अब मनी बिल पास हो गई तो इसको नहीं ये कर सकते, क्योंकि पहले इनसे पूछ के ही पास हो जाता है, प्रायर रिकमेंडेशन इनकी होती है। समझ गए यहाँ पे? तो ये थी पूरी डिटेलिंग, आशा करते हैं आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो कॉलेजियम पे काफी दिनों से न्यूज चल रहा है। कॉलेजियम कैसे? कॉलेजियम ही है जो अपॉइंटमेंट करती है किसकी? जजेज की, ठीक है?
हाई कोर्ट प्लस सुप्रीम कोर्ट, इसी कॉलेजियम में चेंजेस लाया जा रहा है कि अब इंटरव्यू होगी जजेस की, और इंटरव्यू के बाद यहाँ पे कॉलेजियम तय करेगी कि किसको प्रमोशन मिलेगी, किसको अपॉइंटमेंट मिलेगी, किसको डिमोशन मिलेगी। इसीलिए ये आर्टिकल पूरी आई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को कंसर्न में रख के। आप कॉलेजियम की बैकग्राउंड डिटेलिंग को समझ लीजिए, पूरी जो इसमें कहानी लिखी है इस एडिटोरियल में, वो आपको मैं इसी चीज में ही कंसाइज करके दे रहा हूँ। कॉलेजियम सिस्टम को पहले समझ लीजिए, ये पूरी चीजें जो आपके एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये एक मैकेनिज्म है जो अपॉइंटमेंट करती है ट्रांसफर ऑफ जजेज हायर जुडिशरी में, जैसे सुप्रीम कोर्ट हो गई, हाई कोर्ट हो गई, और सिस्टम इवॉल्व हुआ है जजमेंट से। तो सुप्रीम कोर्ट से ये चीजें हैं, किस प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया की चीजों का पालन कराना है। तो यहाँ पे कॉम्पोजिशंस कौन कौन है इस कॉलेजियम में। कॉलेजियम की अगर बात करें तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, और इनके साथ 4 सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट भी होते हैं। लेकिन हाई कोर्ट के अपॉइंटमेंट के समय कॉलेजियम कंसिस्ट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 2 सीनियर मोस्ट जज सुप्रीम कोर्ट के होते हैं, 1+2 1+4। ठीक है, इसके लिए 1+ और इसके लिए स्टेट के लिए 1+2। पर्पज यही है, अपॉइंटमेंट कैसे होगा, ठीक है, और नो स्टैचूटरी बेसिस, कोई नियम कानून इनका नहीं है, यही कॉलेजियम ही तय करती है। इसीलिए तो इसमें एनजैक आया था। ठीक है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जब बीजेपी पावर में आती है 2014 में, तो 2014 में ही ये अमेंडमेंट आती है। तुरंत इसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 2015 में नल एंड वाइट करार देता है, कहता है ये इलीगल है, हटाइए इसको। अब देखिए यहाँ पे इवोल्यूशन ऑफ कॉलेजियम कैसे हुई, थोड़ा सा इसकी भी बैकग्राउंड देखिए। मेंस में इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं बैकग्राउंड डिटेलिंग अच्छे से देता हूँ और लोगों को पसंद भी आ रही है अब ये चीजें। तो 3 लैंडमार्क जजमेंट आता है, ध्यान से सुनिएगा इस चीज को, कितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं और केसेस को समझिएगा। 3 जजेज केसे आते हैं, पहला 81 में, दूसरा 93 में, तीसरा 98 में। इन 3 केसों में उत्पत्ति होती है किसकी, कॉलेजियम सिस्टम की। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जो एग्जीक्यूटिव है इनकी प्रीमेसी जुडिशियल अपॉइंटमेंट में है, तो ये कंसल्ट करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 124 और इंटरप्रेट करते हैं नॉट टू मीन कंकरेंस, मतलब इनको लेकर के आते हैं एग्जीक्यूटिव के पास, इस प्रकार की चीजें हैं। सेकंड जज केस आता है 1993 में, ओवर रूल कर रहे हैं, इसको काट देते हैं, ठीक है, कि ये जो बोले भैया गलत हो गया, ओवर रूल्ड करते हैं फर्स्ट जज केस। ये इस्टेब्लिश करते हैं कॉलेजियम सिस्टम और गिविंग प्रीमेसी टू द जुडिशियरी, तो इस चीज को शक्ति प्रदान करते हैं, और अपॉइंटमेंट और ट्रांसफर ऑफ जजेस केस यहाँ पे कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा आता है। सीजीआई की ओपिनियन क्या होती है, इस प्रकार से ये चीजें फॉर्म होती है, और कंसल्टेशन विद द सीनियर मोस्ट जजेस, इनके आधार पे ये बनता है। तीसरा जज केस जब आता है 98 में, तो क्लैरिफाई कर देता है कि कॉलेजियम का फंक्शन ही क्या है। यहाँ तक तो कंफ्यूजन थोड़ी सी रहती है कि दोनों मिल के काम करेंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्लियर कर देता है। ये एक्सपेंड करता है कॉलेजियम टू अ 5 मेंबर बॉडी, सीजीआई +4 सीनियर मोस्ट जज सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पर तो कितने लोग रहेंगे ये चीज नहीं है, यहाँ पे पूरा क्लियर ही कर देता है। अब क्रिटिसिज्म भी बहुत सारा कॉलेजियम को सुनना पड़ता है, समझ गए, तो ट्रांसपेरेंसी नहीं है, जिसको ये लोग चाहेंगे वही बैठेगा, जाहिर सी बात है, जुडिशरी की चीज है और कमेटी जिसको चाहेगी वो बैठ रही है। कोई फॉर्मल गाइडलाइंस, रूल्स, रेगुलेशन, लेजिस्लेशन इस पे नहीं है। एक्सक्लूजन ऑफ एग्जीक्यूटिव को यहाँ पे नहीं डाला गया है। जुडिशियल ओवर रीच यहाँ पे निकाली गई है, तो इसमें रिफॉर्म करने के लिए एनजैक 2014 में आया था, जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नल एंड वाइड 2015 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बोल दिया है। तो यही पूरी कहानी थी। ये इसकी मर्म को मैं इस स्लाइड्स में आपको यहाँ पे दिखा दिया, जो आपके एग्जाम्स को लेकर के काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से मेंस में क्वेश्चंस बन सकते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे इस चीज को, नए आर्टिकल को, और समझेंगे किस प्रकार से डिजिटल लाइफ जो आज के समय में बढ़ रही है वो कितना हद तक इम्पैक्ट कर रही है, कितने हद तक आपको इन्फ्लुएंस कर रही है, क्या रोल है उसका गवर्नेंस में, कैसे ईजनेस आ रही है लाइफ में लोगों की। तो इन सब मुद्दों पे यहाँ पे बात करी गई है, उन चीजों को यहाँ पे हम देखेंगे। सबसे पहले बात करी जा रही है यहाँ पे कि जो गवर्नेंस है वो क्या है।
इस गवर्नेंस को हम लोग समझेंगे, उसके बाद तो सारे ऐसे बुलेट पॉइंट की तरह आपको समझा दूंगा। तो गवर्नेंस किसे कहते हैं? सबसे पहले गवर्नेंस उस प्रोसेस को कहते हैं, उस सिस्टम को कहते हैं जो एक स्ट्रक्चरल तरीके से डिसीजन ले। अथॉरिटी होती है जो एक्सरसाइज करती है, ठीक है, और जो रिसोर्स होता है वो मैनेज किया जाता है, उस ऑब्जेक्टिव, उस उद्देश्य को पाया जाता है, जिसके कारण इंटरेक्शन होती है। फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, लॉ, पुलिस, इनफॉर्मल नॉर्म्स, गाइडलाइंस होती है, कंट्रोल करते हैं इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट। इस सिस्टम को गवर्नेंस कहा जाता है। तो एक अगर कंट्री है, इसको एक कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से चलाना है, तो इस प्रोसेस को यहाँ पे गवर्नेंस बोला जाएगा। समझ गए? तो यहाँ पे कारपोरेट गवर्नेंस आता है, पब्लिक गवर्नेंस आता है, ग्लोबल गवर्नेंस आता है, इन्वायरमेंटल गवर्नेंस आता है, लेकिन यहाँ पे प्रिंसिपल गवर्नेंस चीज़ें, उसके की फीचर देखिए। तो इसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, गवर्नेंस में अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, कम से कम मालूम हो ट्रांसपेरेंसी में, ये नहीं कि लुक्का छिपी चल रहा है यहाँ पे। रूल ऑफ लॉ, वही नियम कानून का पालन होना चाहिए, पार्टिसिपेशन होना चाहिए, इफेक्टिव और इफिशियंट दोनों होना चाहिए, इक्विटी बराबर की भी चीज़ें होनी चाहिए, ये सिविल सर्विसेज की भी इंटेलिजेंस होनी चाहिए। तो इन चीज़ों में गवर्नेंस का कितना रोल है, टाइप्स क्या है, क्या क्या अकाउंटेबिलिटी वाली चीज़ें हैं, की प्रिंसिपल क्या है, सारी चीज़ें यहाँ पे दे दिया। अब उन्हीं चीज़ों की यहाँ पे बात करी जा रही है कि अगर डिजिटल लाइफ की तरह लोग बहुत तीव्र गति से बढ़े हैं, 2014, 15, 16 से बहुत तीव्र गति से हम आगे बढ़े हैं, तो हमको लेकर के बहुत सारी चीज़ें भी प्रॉब्लम निकल के आई हैं। सबसे पहले कैपेसिटी बिल्डिंग की बात करी गई है। डिजिटल गवर्नेंस आप करिए, कैपेसिटी बिल्डिंग में क्या क्या निकल के आ रहा है, एम्प्लॉय रखिए, इफेक्टिव कम्युनिकेशन करिए, स्ट्रीमलाइन वर्कफोर्स करिए, डिसीजन मेकिंग लीजिए, सही प्रकार से गवर्नेंस रोल लीजिए, स्किलिंग करिए, एजुकेट करिए। आई गॉट कर्मयोगी भी जो आया है, वो प्लेटफॉर्म भी, इस प्लेटफॉर्म पे अच्छे तरीके से ट्रेनिंग पोर्टल जो निकल के आ रहा है, इस ट्रेनिंग पोर्टल पे ही कार्य भी अच्छा होना चाहिए। तो सही प्रकार से तभी होगा जब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक पार्टिसिपेशन होगा, नहीं तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। इक्वली ट्रांसफॉर्मेशन की बात करी जा रही है, जो ई ऑफिस बनाई गई है, दिल्ली गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा अपने डॉक्यूमेंट्स को ऑनलाइन ही आप क्रिएट कर सकते हैं, तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। तो ये चीज़ें निकल के आ रही हैं, ऑटोमेटिक फाइलिंग, वर्क फ्लो, ग्रीवेंसेस रिड्रेसल मैकेनिज्म, रियल टाइम कम्युनिकेशन, ट्रांसपेरेंसी, इन प्रकार की चीज़ों को ई गवर्नेंस में शामिल करिए ताकि लोगों की ज़िंदगी बेहतर हो। डिजिटल लिटरेसी भी कमेंडेबल बात है, प्रशंसनीय। साइबर सिक्योरिटी एक थ्रेट है, डिजिटल कम्युनिकेशन, इन चीज़ों की सेफ्टी भी ज़रूरत है, डाटा प्रोटेक्शन भी इसमें डाल दीजिए। समझ गए? इन्हीं चीज़ों को, डिजिटल डिवाइस, आधी जनसंख्या तो स्मार्टफोन चला रही है, आधा फीचर फोन चला रही है। अगर इस प्रकार से होगा तो कैसे लोग इंटरनेट से कनेक्ट होगा? गांव-गांव तक फाइबर पहुंचा भी नहीं है, नेट चल भी नहीं रहा है, तो ये प्रॉब्लम, और नेट भी चल रहा है तो काफ़ी स्लो भी चल रहा है, तो ये प्रॉब्लम निकल के आ रही है। कंटिन्यूअस लर्निंग यहाँ पे होना चाहिए। अप स्किलिंग की बात करी गई है, उनको स्किलिंग प्रोवाइड करिए। इस प्रकार का सेटअप, रूल और पर्सपेक्टिव लेकर के चलेंगे, तब डिजिटल गवर्नेंस में उसकी अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और इंक्लूसिव चीज़ें निकल के आएंगी। तो इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, तभी ये सारी चीज़ें संभव हो पाएंगी। तो यही चीज़ें बोली गई हैं, गवर्नेंस की डिटेलिंग दे ही दिया, बैकग्राउंड डिटेलिंग। अब कुछ बचा हो तो क्वेश्चन मार्क बचता है, वो बस कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे व्हाट इज द ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस, जो कि पहले ही मैं बताया, इसकी पूरी डिटेलिंग आपको दिया ही हूँ, कई दिन से कवर भी कर रहा हूँ। HMPV ये स्प्रेड हो रहा है, लेकिन वुहान सिटी चाइना में ये चीज़ें हुई हैं, तो अटेंशन पूरे वर्ल्ड में है कि किस प्रकार से ये फैल रहा है। तो हाई फैटेलिटी होने के बाद भी ज़्यादा लोगों की डेथ यहाँ पे हुई नहीं है इस वायरस से। ये इन्फेक्शन कर रहा है, लोगों को फैल तो रहा है, ट्रांसमिशन भी हो रहा है, लेकिन यहाँ पे इंडिया में अभी इसका कोई रिकॉर्ड है नहीं। पूरी डिटेलिंग HMPV की बैकग्राउंड इस स्लाइड में आपको मिलेगी, जो आपको बता रहा हूँ। रेस्पिरेटरी वायरस, जो आपको कोल्ड, तो ये इसके सिम्टम है, फीवर हो जाएगी, नजल कंजेशन हो जाएगी, शोर थ्रॉट हो जाएगी, इस बीमारी का सिम्टम यहाँ पे है। ज़्यादातर टारगेट यंग चिल्ड्रन और ओल्डर पीपुल को हो रही है, जिसकी इम्यूनिटी कमजोर है। ट्रांसमिशन यहाँ पे हो सकती है, इसकी पॉसिबल है, जिस प्रकार से कोविड की भी ट्रांसमिशन हो रही थी। ये चीज़ें याद रखिएगा। प्रिवेंशन यहाँ पे रेगुलर हाथ धोइए, क्लीनिंग करिए। ट्रीटमेंट भी कोई स्पेसिफिक चीज़ें बनाई नहीं गई हैं, कोई स्पेसिफिक वैक्सीन मेडिसिन नहीं बनाई गई। करंट सिचुएशन ये है, चाइना में ये
चीज़ें फैल रही हैं, पब्लिक हेल्थ मेजर्स लिए जा रहे हैं। एडवाइजरी यही है कि इन चीज़ों पे फोकस करिए और मिनिमम इन्फेक्शंस तभी होगी जब हाइजीन ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की डेलीगेट्स यहाँ पे पहुंचे हैं, टीम पहुंची है जगजीत सिंह डल्लेवाल के पास। ये 40 दिन प्लस से फास्ट पे हैं और इनको क्या डिमांड कर रहे हैं फार्मर? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस की पूरी डिटेलिंग पिछले वीडियो में दिया हूं। और फार्मर की एक और डिमांड है यहाँ पे, स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करिए, जिसमें बहुत बड़े डिमांड है। स्वामीनाथन रिपोर्ट को भी पिछले वीडियो में अच्छे से कवर कर दिया हूँ, तो उस चीज़ को जाकर के पिछले वीडियो को अच्छे से देखिए, काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे डेलीगेट्स आए हैं, कह रहे हैं अपना आंसर तोड़ दीजिए। ये कह रहे हैं हम मर जाएंगे लेकिन नहीं तोड़ेंगे, तो इसी की फाइट चल रही है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ें चल रही हैं लगभग। नेक्स्ट जो रिपोर्ट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि पिछले वीडियो में मैं आपको बताया था कि हम लोग स्पेडेक्स मिशन भेजे हैं C60 फ्लाइट से। तो ये जो लॉन्चर था C60, उससे हम लोग स्पेडेक्स मिशन भेजे हैं PSLV C60 पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जो आपके 475 किलोमीटर लोअर अर्थ ऑर्बिट में जाएगा। याद रखिएगा, जा करके यहाँ पे डॉकिंग भी करेगा। उससे पहले यहाँ पे क्या चीज़ें हुई, तो यहाँ पे डॉकिंग की जो बात करी जा रही है 9 जनवरी को होगी, यानी 2 सैटेलाइट, एक चेजर दूसरा टारगेट। चेजर जो है टारगेट को चेज करेगा, जाके मिल जाएगा। ठीक है, अगर इस प्रकार की सफलता हो गई, स्पेस में हम लोग कर दिए, ये अपनी पृथ्वी है और यहाँ से डिस्टेंस में ये लोग उड़ रहे हैं सैटेलाइट, और इसको जाकर के आपस में मिल गए, तो हम इसी प्रकार से क्या बनाएंगे, अपना स्पेस यान बनाएंगे। और यहाँ पे क्या चीजें हो रही हैं, तो 8 बॉक्सेस हैं जहाँ पे हम लोग काउपी, जिसे लोबिया बोलते हैं हिंदी में, उसका स्प्राउट आया था। आज जो है लीफ निकलना शुरू हो गए हैं। तो आप देख सकते हैं लीफ निकलना स्पेस में शुरू हो गया। बहुत बड़ी अचीवमेंट ये मानी जा रही है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट है भारत के लिए, जो इस प्रकार की चीज़ें पहली बार हो रही है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जस्टिन ट्रूडो कह रहे हैं कि हम पार्टी लीडर से यहाँ पे क्विट कर रहे हैं, क्योंकि आपस में ही बहुत सारा फैक्शन हो गया है। तो कनाडा में भी उथल पुथल होने वाला है, फ्रांस में उथल पुथल हो रहा है, वेस्ट एशिया में उथल पुथल हुआ है, तो आपके बांग्लादेश में उथल पुथल हुआ है, श्रीलंका में उथल पुथल हुआ है। ये जो कंट्री हैं, ये कहीं ना कहीं इन कंट्री में बहुत विचित्र तरीके से सरकार स्टेबल ही नहीं हो पा रही है, जिसके कारण इकोनॉमी इनकी इन्फ्लुएंस हो रही है। तो ये चीज़ें चल रही हैं, देखते हैं कैसे ये चीज़ें निकल के आती हैं। तो ये कह रहे हैं जब तक कोई नए PM न बन जाएंगे, हम सब इसी चीज़ पे यहाँ पे मतलब कार्यरत हैं। तो देखते हैं इनकी भी सत्ता यहाँ पे क्वेश्चन मार्क निकल के आ रही है। जस्टिन ट्रूडो कनाडा के PM, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, छोटा सा न्यूज़ है, लेकिन 82nd ग्लोबल ग्लोब अवार्ड मिला है इनको। तो बेस्ट एक्टर के लिए किसको मिला है, एड्रियन ब्रॉडी को मिला है, और इमिलिया परेज जीती है बेस्ट फिल्म कॉमेडी म्यूजिकल एलॉन्ग विथ 3 मोर अवार्ड। तो ये ब्रूटलिस्ट पिक्चर है, इसको बेस्ट पिक्चर का अवार्ड मिला है। इमिलिया परेज इन दोनों लोगों को यहाँ पे मिला है। तो ये फिल्म है द ब्रूटलिस्ट फिल्म है, याद रखिएगा। और ये अवार्ड है 82nd गोल्डन ग्लोब अवार्ड। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट और फेमस अवार्ड है, जो काफ़ी चर्चा में आज चल रही है। तो पिक्चर जाके देखिएगा, द ब्रूटलिस्ट। ठीक है, ये थी पूरी डिटेलिंग दोस्तों। आशा करते हैं आपको समझ में आई है क्या चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन हुई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द हिंदू एनालिसिस बाय पूरा एकेडमी। जय हिंद, जय भारत।